कि जिसको बगैर टोके सुनना आता है वो मेंटली हेल्दी है। फिर एक लफ्ज़ आता है कि मैनेजमेंट के बजाय हम कहते हैं कंट्रोल करें, काबू पाएं। काबू तो जानवरों को किया जाता है, जो मानते हैं फिर वो मान रखते हैं। इलाज सिर्फ उस शख्स के पास होता है जो अपने आप पे नज़र रखता है। और यकीन कीजिए दुआ जी, जो अपने ऊपर नज़र रखते हैं उसे तो किसी पर नज़र रखने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। आप परेशान हैं या आपको अच्छी नींद नहीं आ पा रही है या आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तो ये सब उन निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और ये मेरा वादा है कि जब भी किसी भी टॉपिक पे हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन जर्नलिज्म को एथिकल कंसिडरेशन के साथ रखते हुए कोई भी एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तो आज दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जा रहा है और ये एक दिन नहीं है बल्कि इसकी ज़रूरत तो अब हर एक लम्हे को है, क्योंकि हर शख्स अपने आप में आइसोलेटेड हो चुका है। हमारे इर्द गिर्द हज़ारों सैकड़ों लोग तो मौजूद हैं, लेकिन हम किस तन्हाई का शिकार हैं। और फिर अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक 2024 को ये कहा गया था कि डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और फिर हमने छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े नामों तक देखा कि उन्होंने कैसे खुदकुशियाँ की, उनकी लाशें कैसे उनके घरों से बरामद हुई और फिर बाद में पता चला कि वो डिप्रेशन का शिकार थे या वो बहुत अरसे से गायब थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे या वो ज़्यादा बोल रहे थे। तो डिप्रेशन है क्या और मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे किया जा सकता है। आज हमारे साथ गेस्ट में मेरे बहुत फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं, जो लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। तो रिलेशनशिप पे तो बाद में कभी बात करेंगे, इनके बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है। आज सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज सर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जब मनाया जाता है तो एक दिन तो बहुत सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स का इनकाद होता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि ये जो जितनी वॉक्स की जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, ये बड़ी सिम्बॉलिक होती हैं, इनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। डू यू अग्री विद? जी बिल्कुल, मैं एक तो आपका शुक्रगुज़ार, आपने इस मौजू पर और इस बड़े दिन के हिसाब से दावत दी मुझे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें अब अलामती अख्तियार कर गई शक्ल। ज़्यादातर यही होते हैं, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, उसके नताइज वो नहीं निकलते। देखिए, आगही का मतलब अमल होता है। हमारे यहाँ आगही बराए आगही होती है। यानी एक दिन के लिए आपने दुनिया को तो बता दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन सब जितने भी वॉक में फिर रहे होते हैं, सब अपने अंदर क़यामतें लेके फिर रहे होते हैं। अब उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। ये सब कहते हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मैं आपको बताऊँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जिसको बग़ैर टोके सुनना आता है, वो मेंटली हेल्दी है। मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप किसी की बात को बग़ैर टोके सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एम्पैथी है ही है। जिनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, वो किसी की बात को बग़ैर टोके सुन नहीं सकते। और आपके आज के इस दिन के हवाले से मैं चाहूँगा कि लोग इस बात को ज़हन में रखें, ख़ास तौर पर जो मर्द हैं घर के, कि उनको जब कहा गया ना कि आप ज़िम्मेदार हैं और बाकी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सुनने की ज़िम्मेदारी है। अगर घर में बैठा मर्द सुनता है अपनी बीवी को और इतना सुने कि वो खाली हो, क्योंकि जब तक वो खाली नहीं होगी, ये उसे भरने को लगा रहेगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा मैं दुआ जी यहाँ पर अर्ज़ करूँ, फिर पेरेंट्स को मिलकर अपने बच्चों को सुनना चाहिए। बच्चे भी खाली होने को तरस रहे हैं। जब उनके वालिदैन उन्हें नहीं सुनते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर बाहर उन्हें मिल जाते हैं कान सुनने वाले, फिर वो अपने हिस्से के तजुर्बे उनके ऊपर करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे भी डर लग रहा है आपको कहाँ पर टोकूँ और दूसरा सवाल करूँ क्योंकि मैं तो मेंटली वैसे बहुत इल खुद को कंसिडर भी करती हूँ और जितनी आस-पास के हंगामे हैं उसमें। सर सुनने का आर्ट क्या है? ज़रूर मैं इस पे भी अर्ज़ करता चलूँगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जॉब है। जॉब में तो ज़ाहिर है आपका काम है, वक़्त का आपको पता है कि कितने वक़्त में आपने मुझे अपने साथ रखना है यहाँ पर। तो इसमें तो आप मुझे टोकेंगे, क्यों नहीं टोकेंगे? लेकिन वैसे रोज़मर्रा में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब एक ख़ामंद बैठा बीवी को सुन रहा है, वो ये ना कहे कि हाँ, मुझे पता है इसने क्या कहना है। क्योंकि मर्द नॉर्मली ना हल उनके पास होता है कोई ना कोई। तो वो हल पेश करने के कहते हैं जल्दी से हल पेश करके यहाँ से मैं जान छुड़ाऊँ। हालाँकि उसे हल नहीं चाहिए होता उस औरत को, उसे सुनने वाला चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर आर्ट ऑफ लिसनिंग भी तो ज़रूरी है कि सम टाइम आप किसी को सुना रहे हैं और वो सिर्फ सुन रहा है, जवाब नहीं दे रहा या एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। जी, मैं इसका आपसे अर्ज़ करूँ, सुनना बज़ाते ख़ुद एक फ़न है जिसका आपने अभी इज़हार फ़रमाया, और सुनना कहते ही इसी को है कि सुनाने वाले को लगे कि सुना जा रहा है। और हुँ। अगर सुनाने वाले को लगे कि उसे सुना नहीं जा रहा, सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है, वो तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे है। आपने अक्सर देखा होगा कि मर्द के साथ ये वाले शिकवा भी किया जाता है कि आगे से जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल। इसने औरत से शिकवा किया जाता है कि अगोदी बोल दी नहीं। तो ये इसका मतलब वो ज़्यादा, वो कहानी किसी ने कि तुम्हारी खामोशी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तो जब खामोशी जान लेने की ताकत रखती है, तो इसका मतलब बोलने की भी तो अपनी एक हैसियत है।
जिस घड़ी आप किसी को सुन रहे हैं, आप उसके सामने सर हिला रहे हैं, आप अपने फेस से, अगर उसने कोई दुखी बात की है तो चेहरे के ऊपर दुख आया तो इसका मतलब आपने वो रिसीव किया है। तो अगर सुनना ठीक आ जाए, देखिए रब्बे कायनात सुम्मा सुभान अल्लाह, देखिए आपने देखा होगा समीउ अलीम और अलीम व खबीर, ये तरकीब क्या लगी बात हुई। है, क्या बात। आप कहीं नहीं देखेंगे खबीर व समीउ अलीम या अलीम व समीउ खबीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी सुनता है वो जो सब जानता है, जिसने ये कान अता किए हैं, जिसने ये समातें बख्शी हैं हमें, वो सब जानने वाला भी कहते हैं मैं सुनता हूँ। फिर इल्म है, यानी समात के साथ इल्म और इल्म के साथ खबर जुड़ी है। हमारे यहाँ इन तीनों प्रोसेस को कहाँ देखा जाता है? और अगर हमारे घर के सरबराहान को बता दिया जाए कि सरबराह होने का मतलब ये होता है कि अच्छा सुनने वाला, वो सुनेगा, तो यकीन कीजिए ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग घर में मौजूद हैं उनको भी सिर्फ सुनने वाले चाहिए होते हैं। कहानियाँ उनकी पुरानी हो चुकी होती हैं, सुनने वाले पक चुके होते हैं। वो कहते हैं ये बार बार वही कहानी आप सुनाते हैं, और मैं कहता हूँ उनके सामने हर दफ़ा उसी हैरानी से सुने कि जैसे पहली दफ़ा सुन रहे हैं। बच्चों को भी हैरानी से सुने। अब बच्चों को भी हम हैरानी से नहीं सुनते, वो मगरों, हालांकि वो बड़ा, मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि उस्ताद का काम मगर लाना होता है, लेकिन वो मगरों ला देता है। तो हमें भी इस तरह सुनने के तौर पर मगर लाने के हिसाब से सुनना चाहिए कि सामने कोई भी आपसे बात कर रहे हैं उसे मज़ा आ जाए कि हाँ मेरी बात को सुना गया। और मेंटली हेल्दी मेरे नज़दीक, उसकी वैसे तो बहुत सी तारीफ़ें, वही हैं जो बग़ैर टोके ध्यान से आपको सुन सकते हैं। यकीन कीजिए ज़्यादातर बीमारियों का हल उन्हीं के पास है। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बड़ी बातें सुनाई और आपने बगैर टोके सुना है मुझे, इसका मतलब आई मेंटली हेल्दी। आई एम ग्लैड टू नो। सर, एंगर मैनेजमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। अभी एतजाज़ एहसन साहब की 80वीं सालगिरह थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 80 साल का क्रक्स बताएं तो पाकिस्तान में कोई ऐसी बता दें नौजवानों को बात, तो उन्होंने कहा बर्दाश्त बर्दाश्त और बर्दाश्त। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बर्दाश्त कब करना है, रेजिलियंस है क्या, इमोशनल रेजिलियंस क्या है, और उसका इन एक्चुअल पोर्ट्रेल कैसे हो सकता है? एक तो जो आपने इमोशनल, मैं तो आपसे कहूँगा कि इमोशनली सिर्फ इंसान को अपने आप को अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा उसे किसी को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब इमोशनली आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं तो लोग आपका तिया पाचा करके रख देते हैं, सर, लोग बड़ी फिर हार्ड हक समझते हैं। हाँ, मेरी राय है, आप इख्तलाफ का हक रखते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप इमोशनली लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर वो सारे हुकूक आपसे निकालने की कोशिश करते हैं। आपको अपने आप को इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। जहाँ तक एंगर मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसको एक्सेप्ट करना आता है ना, उसके लिए किसी भी चीज़ को मैनेज करना आसान है। जब आप बर्दाश्त कहते हैं तो बर्दाश्त में दो चीज़ें हैं। हम अक्सर सब्र का नाम लेके जब्र करके बैठे होते हैं, ये बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है इसमें। एग्जैक्ट। और जब हम जब्र करके बैठे और नाम सब्र कर ले रहे हैं तो हम तो अपने आप के साथ मुनाफकत करके बैठे हुए हैं। तो कहाँ मैनेज कर सकेंगे उस चीज़ को? फिर एक लफ्ज़ आता है कि मैनेजमेंट के बजाय हम कहते हैं कंट्रोल करें, काबू पाएं। काबू तो जानवरों को किया जाता है, उससे तो आपके ज़ात का एक इमोशन है, और इमोशंस को डिसोन नहीं किया जाता, उन्हें मैनेज किया जाता है। इसका होना भी हुस्न है, और अगर ये आपकी ज़ात का हिस्सा बने ठीक। लेकिन अब देखिए, किसी को कह दे बर्दाश्त करें, कहने से कोई बर्दाश्त नहीं करता जनाब वाला, मशक करनी पड़ती है। अब एक लम्हे को आप अगर किसी को कहते हैं, अब देखिए मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि आप जब कभी किसी ट्रैफिक में फंसते हैं तो आपने अक्सर देखा कि मोटरसाइकिल वाला टाँ करके वहाँ से निकल जाते हैं, मज़ीद फंस जाते हैं। अब मोटरसाइकिल वाला वहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल पा रहा होता। अब यहाँ मोटरसाइकिल वाला जो भी मोटरसाइकिल वाले को तो याद भी नहीं कितनों को फंसा के निकला है। तो हम सब खुद फंसे हुए होते हैं। तो जो खुद फंसा होता है उसने निकलना भी खुद होता है। मैं इसलिए कहता हूँ, जो मानते हैं फिर वो मान रखते हैं। हमारे यहाँ लोग मानते तो है, लेकिन फिर उस मान का मान नहीं रखते। मुझे अपने आप के साथ मोहब्बत होगी तो यकीन कीजिए मेरी एंगर को मैनेज करना मेरे लिए मसला नहीं होगा, मेरी तकलीफ़ को मैनेज करना मेरे लिए मसला नहीं होगा। मैं तो बल्कि किसी दौर में मैंने लिखा था कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। तो किसी का होने से पेशतर अपना होना पड़ता है। सर, सेल्फ लव में भी बहुत कन्फ्यूजन है। व्हाट वी थिंक इज कि अगर यू आर फीलिंग सैड, यू गो आउट फॉर अ डिनर और आप कुछ खा के बेहतर महसूस कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली 5 मिनट बाद आप उसी सिचुएशन में होते हैं। या फॉर फीमेल दे गो फॉर मैनी पेडी, मे बी फॉर अ गुड हेयर कट। इज इट अ गुड एक्सरसाइज टू डू? ये सेल्फ लव की, मुझे लगता है जैसे हरासमेंट की बड़ी वेग सी टर्म है, सेल्फ लव भी अभी तक डिफाइन ही नहीं हो पाया कि असल में है क्या। देखिए, सेल्फ लव तकवा है। जिसको ये समझ आ जाता है वो सेल्फ लव को, और हमारे यहाँ सेल्फ लव को खुद गर्जी में जोड़ दिया जाता है। ये खुद गर्जी नहीं है। दूसरी, जो आपने कहा खाना खाने से या बाल कटवाने से, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने से अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बतौर फरार आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बतौर इलाज तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इलाज क्या है सर? हाँ, तो जब आप बतौर फरार किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे वो उसी की हद तक करेंगे। इलाज एक्सेप्टेंस है। देखिए,
मैं जब चाहूँ मेरे इर्द गिर्द सब कुछ मेरे जैसा हो और मैं अपने मुताबिक नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को ठीक करना है। इलाज सिर्फ उस शख्स के पास होता है जो अपने आप पे नज़र रखता है। और यकीन कीजिए दुआ जी, जो अपने ऊपर नज़र रखता है उसे तो किसी पर नज़र रखने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। वो यही उसका इलाज है। उसको मसलन उसको लगा कि मुझे मी टाइम चाहिए। अब मी टाइम का मतलब कभी स्क्रॉलिंग नहीं होता। मी टाइम का मतलब टीवी देखना नहीं होता। मी टाइम का मतलब क्वाइट कॉर्नर है जो आपके घर का, जहाँ आपको अमन नसीब होता है। वहाँ बैठ के अपने आप के साथ बात करना होता है मी टाइम। हमारे मी टाइम का मतलब आपको पता है क्या क्या होता है, तो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इलाज मेरे नज़दीक तो ये है कि आपको अपने साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप जो कुछ करते फिरें वो फ़रार है, मेरे नज़दीक वो फ़रार है। अगर यू डोंट फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है स्टेप बाय स्टेप टू कम टू योरसेल्फ? क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लगता है कि इन द एज ऑफ जेन ज़ीज़ हमें सोशली ख़ुद को एक्सपोज करना बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन चूँकि हर जगह हम अपने आप को आर्टिफिशियल कैरी कर रहे होते हैं बिकॉज डिजिटल प्रेजेंस आपकी कुछ और होती है। द फेसबुक दैट शुड बी फेक बुक, तो वहाँ पर आप सिर्फ मेंटेन करने के लिए अपना ऑरा यू एक्चुअली फॉरगेट कि आपकी असल पर्सनालिटी क्या थी। तो बहुत सारे लोग डुअल पर्सनालिटी का शिकार भी होते हैं। तो इस दौर में फिर मी टाइम या खुद की अकाउंटेबिलिटी, खुद से बात बड़ा मुश्किल है। देखिए, ज़िंदगी बज़ात खुद वो सिजनुल मोमिनीन इसे कहा गया है कि मोमिनीन के लिए कैद खाना है। तो इसका मतलब क्या है? वो कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, ये कहा जाता है इसके मुतालिक। तो इसका मतलब मुश्किल तो है। लेकिन आप देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो वो आपको तौफ़ीक अता की जा रही है तो उससे निकल कर लोगों को निकालने की। आप अगर उसे उसी तर्ज पर लेंगे तो यू वुड स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। बाकी आप कह रहे उसको स्टेप्स क्या होने चाहिए? यकीन कीजिए, आप सिर्फ अपने साथ बैठने का वक्त बढ़ाना शुरू करते हैं। आप अपने साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब उस टाइम का मकसद वही हो, और उसका बेहतरीन वक्त ये है, ये जेन ज़ी हो या कोई भी हो, चाहे वो जेन ज़ी क्यों ना हो। जेन ज़ी बन गए असल। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उसके लिए अगर आप इशा के बाद सो जाते हैं और अब तहज्जुद के करीब यकीनन फिर उठ जाते हैं, वो टाइम है मी टाइम का। वो टाइम है अपने साथ जुड़ने का। आप बेशक किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप तहज्जुद में यकीन रखते हैं, मैं उसकी आपको नहीं कह रहा, वो हर एक का अपना काम है। लेकिन उस वक्त जब आप उठते हैं, जो पिछला पहर है वो अपने आप से मिलने का पहर होता है, चूँकि वो खालिक और मखलूक के दरमियान एक ताल्लुक़ का पहर होता है। वक्त जब आप बैठते हैं, आपके अंदर एक अच्छी सी प्योरिफिकेशन आती है, आप अपने साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए वो सांस की जो मशक होती है, अगर आप वो करते हैं तो अपनी सांस पे नज़र रखना, उसका मतलब तो यही ना कि वो कैसे आ रहा है सांस, कैसे जा रहा है सांस। थोड़ी देर के बाद ऐसा तालमेल जुड़ता है कि आपको फिर किसी की खबर नहीं होती है, और फिर जब आप उससे निकल कर आते हैं आपको लगता है कि जैसे पता नहीं आप कौन सी दुनिया से होके आए और कैसे आप लाइटर फील कर रहे हो। बुखारी साहब, लेकिन इशा के बाद सोना मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, कि बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल क्रंच है हमारे यहाँ, डबल जॉब्स कर रहे होते हैं, तो वी ऑफन रीच होम बाय 10 और 11 और उसके बाद शायद वो नींद टूट भी गई होती है। तो अब आजकल बड़ी फैंसी टर्म है इंसोम्निया, नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। मेरा तो खैर इंटरवल 4-5 दिन तक जा चुका है। और फिर सुबह आप ऑफिस दोबारा जाते हैं, फिर आपको वो ऑरा भी मेंटेन करना है, तो इशा के बाद सोना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा कोई हल बताएं। नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक तो इसी का मुमकिन बनाए। मैं आपको अर्ज़ एक बात अर्ज़ करूँ, देखिए ये जितने भी फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, ये हम जो हल नहीं कर पा रहे हैं, हम देखें कौन कौन सी चीज़ों को कट करके मैं अपनी नींद को ठीक कर सकता हूँ। आप यकीन कीजिए, थोड़ी सी बैठ के लिस्ट बनाइए, ये ऐन मुमकिन है, चूँकि मैं बहुत सौ के साथ ये काम कर चुका हूँ, और नहीं तो कम हज़ारों ऐसे हैं जो रात को जॉब करते थे, मैंने उनसे छुड़वाई है। मैंने कहा ये रातों की नौकरियाँ मत करें। अब ई कॉमर्स के दौर में हम देख रहे हैं कि डॉलर्स सिर्फ लेने के लिए बहुत सारे बच्चे रात 12 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स में एक बड़ी तादाद है, जवानों की तादाद। बहुत गलत कर रहे हैं, सच पूछे बहुत गलत कर रहे हैं। मैं उनसे हमेशा ये सबसे कहता हूँ कि नौकरी वो करें जो, देखिए ये जो खिलाफ फितरत चलोगे तो अब कैसे ठीक हो सकते हो? मुझे छोड़े, मेरी बात में कोई अहमियत है या नहीं। रब्बे कायनात ने रात दी आपको इसलिए कि आप आराम फरमाएं। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ, माजी बईद में आपको पता है वॉशरूम्स के अंदर ज़ीरो के बल्ब हुआ करते थे। उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो जिस्म के मसाम हैं, इनकी भी आँखें होती हैं, और हम जो एक चकाचौंध रोशनी में जाके वॉशरूम जाते हुए लगाते हैं, तो ये पता नहीं कितना कोसते हैं हमें ये मसाम, कि ये तो हम तो सोए हुए थे, हमें आराम करना था। और रात के आराम और दिन के आराम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हमें अब कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि फितरत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह कि अब खिलाफ फितरत है। खिलाफ फितरत की तो कभी भी, अगर आप नहीं सो पाते तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अब 10 बजे सो जाएँ, 9 बजे सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा आप साथ, अब मैं 6 साढ़े 6 बजे शाम को खाना खा लेता हूँ, मैं इसके बाद नहीं खाना खाता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात को 8, 9, साढ़े 9, 10 सो जाएँ,
ताकि हम सवेरे उठ के तहज्जुद के वक्त अपने, वो तो हमारा अपना पर्सनल मामला होता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर फील कराते हैं। अदरवाइज इज़ ऑलवेज अदर। मेरे जितने बाहर के सेशंस होते हैं मैं उन्हें वही टाइम देता हूँ, तहज्जुद के बाद का जो भी उनका दिन का वक्त बन रहा है मैं वही उनको दूंगा। मैं क्यों उनके लिए रात भर जागता। यू नीड टू बी एम्पैथेटिक टू योरसेल्फ, Yes. तो फिर आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट यही मैंने इब्तदाइये में आपसे अर्ज़ किया कि जो अपना नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो मेंटली हेल्दी होता वो खुद गरज नहीं होता। मैंने इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे पढ़ा भी है इसके ऊपर कि मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास तुम हो होना कभी ज़रूरी नहीं होता। कोई किसी के पास क्यों हो जी, मुझे मेरे पास होना ज़रूरी है। सर फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पीयर ग्रुप दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि पहले तो सिर्फ लाहौर में वीकेंड्स पे हुआ करता था, लेकिन अब लाहौर के किसी भी कैफ़े में आप शाम को जाएं 8 बजे के बाद तो आपको एक दोस्तों का ग्रुप नज़र आता है। अब माजरत के साथ हमारे यहाँ शीशा कैफ़ेज़ तो बैन है अपेरेंटली, लेकिन अब लोगों ने मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में दोस्तों ने अपनी ड्राइंग रूम्स में ऐसी गैदरिंग्स रखना शुरू कर ली है जिसमें दे फील हैप्पी व्हेन दे हैव सम नारकोटिक्स एंड इट इज़ वेरी कॉमन अमंग यूथ। और अब अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के ऐसे ग्रुप्स हैं जो बड़ी उम्र की ख़वातीन भी हैं, वो भी रिलैक्स फील करती हैं इफ़ दे हैविंग वेप, शीशा और सिगरेट। ये तो हम समझते हैं ना फैशन की और स्टेटस को की एग्जाम्पल। तो डू यू फील कि मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि पूरी ज़िंदगी हम बनाते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाएं और हर तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन फिर एक सिगरेट हमें डिपेंडेंट कर देता है। तो ये कहाँ जा रही है यूथ, और इसमें गुस्सा है, अंदर दुख है, क्या है? ना गुस्सा है ना दुख है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन लोगों के साथ। ये एक रिवाज के मुताबिक, जिसको आप ट्रेंड बोलते हैं, वो ट्रेंड के मुताबिक गो विद द फ्लो वाले हैं। कोई इतने समझदार फ़लसफ़ी नहीं है जो आप फरमा रही हैं कि ये उस तरह से चीज़ों को देखना करना चाह रहे हैं। इनको तो नताइज तक का अंदाज़ा नहीं है, इनको सिर्फ उस प्रोसेस का है कि चलो इस प्रोसेस में बैठे यार, ये किया, वो भी ये कर रहा था, मैंने भी ये कर लिया। उस हद तक ये लोग रहते हैं और हम इन्हें जस्टिफाई करने की जब कोशिश करते हैं, हम कहते हैं शायद ये सैड था, इसलिए इसका गया, उसके ब्रेकअप हो गया, शायद इस वजह से चला गया। देखिए, एक अमल अगर नुकसानदेह था तो ये कौन सा कोई बेहतर अमल है जिसका वो हिस्सा बने, चाहे वो वेब की सूरत में हो या वो सिगरेट की सूरत में हो या नारकोटिक्स जो भी। तो देखिए, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके बाद अगर आप कुछ और गलत करें तो आप कहाँ से उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और आपको और हमें कभी नहीं जस्टिफाई उन्हें बैठ के करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। और उनकी मदद किस तरह से हो सकती है? उन्हें सुन के। वालिदैन को इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझसे पूछिए, किसी को इस वक्त अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वालिदैन को, चूँकि उनके हाथ वो लोग आ गए, ना वो उन्हें उनकी समझ है ना उन्हें उनकी समझ है। और समझना तो हमें मुझे पड़ेगा। तो लगता है जो एज गैप पहले था, अब जो जवान थोड़े वालिदैन हैं वो ज़्यादा ट्रबल हैं फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। फिर डिजिटल दौर में कैसा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, हम शायद बहुत डिप्रेसिंग कंटेंट देख रहे हैं। इवन चैट जीपीटी जब आया है तो लोगों ने अपनी ऐसी पर्सनल शेयरिंग की है। आई मेट अ पर्सन, उसने कहा मैंने 2.5 घंटे चैट जीपीटी से बात की और मुझे लगा कि वो मेरा दोस्त ही है। तो वो डेटा सिक्योरिटी का तो एक अलग मसला है, लेकिन ये कौन सा माइंडसेट है जो आप क्या इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ चूँकि क्लोज्ड बहुत एनवायरनमेंट रहा है, चैट जीपीटी में हमें पता होता है कि बस वही देख रहा है, हमें देख भी कोई नहीं रहा है, हम अपनी सारी बातें उसके साथ ना डिस्कस भी इतना करें। गलत है हमारे अंदर। बहुत कुछ है मैम, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमें जितना दबाया गया, ये जो आपने भी कहा ना वालिदैन भी परेशान हैं, उनने पहले भी फैंटी खाई अपने बड़ों से, अब छोटों से फैंटी खाने का टाइम आ गया। वो कहते हैं हमारे साथ हुआ क्या है, हमें तो हमारा हक मिला ही नहीं जो हमें मिलना था, यानी फैंटी लगाने का हक हमारे पास तो नहीं रहा है। अब जब वो वहाँ पर डिप्रेस हो रहे हैं तो बजाय इसके कि वो जाकर कोर्स करें, वो सीखें कि इस नस्ल, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरे पास एक 83 ईयर्स की खातून जर्मनी से थी, उनने मुझसे 12 दिन का कोर्स किया कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे अपने साथ इंगेज करूँ। हम सोच सकते हैं इस तरह का कोर्स कर? नेवर नेवर। तो फिर हमारे यहाँ तो बस हर चीज़ में चल चलाव चल रहा है ना। तो जब आपके हर इदारे में हर चीज़ में चल चलाव चल रहा हो तो आप ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि आप उसकी मदद कर सकें या उसकी। और फिर उसके बाद जो कंटेंट हम आप लोग क्रिएट करने की कोशिश करें, उसमें भी देखने क्या हो रहा है, ख्वाब दिखाया जा रहा है या खौफ दिखाया जा रहा है। इसके अलावा तो कहीं कोई ताबीर का तो नाम ही कोई नहीं ले रहा। तो फिर उसके बाद आप भुगतेंगे, वो आप भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, और ख़ासतौर पर हमारी नस्ल बहुत भुगत रही है। चूँकि आप लिसनिंग की बार बार बात कर रहे हैं, तो चूँकि मैं क्राइम मोस्टली कवर करती हूँ, तो मैंने सर ये देखा कि जब आपने हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि किसको सुनाना चाहिए, बिकॉज जब हम अपना अंदर की कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई भी बैड एक्सपीरियंस किसी ऐसे शख्स को सुनाते हैं तो शायद उसका फ़ायदा उठाकर मज़ीद मुझे नुकसान में धकेल सकता है। तो मुझे कैसे सेलेक्ट करना है? समटाइम अ मदर कुड बी अ थ्रेट, आई एम सॉरी बट आई एम टेलिंग इट लाइक ऑन वेरी फैक्चुअल बेसिस। समटाइम अ फ्रेंड कुड बी अ थ्रेट। तो किसको सुनाऊं जिससे मुझे मज़ीद नुकसान ना हो? इनमें से किसी को ना सुनाएं, एक्सपर्ट्स को सुनाएं। एक्सपर्ट्स अनबाइस्ड होते हैं, जब आप एक्सपर्ट्स को बताते हैं तो वो अनबाइस्ड होते हैं।
बट एक्सपर्ट्स तो बहुत महंगे हैं। मुझे गली की डिस्पेंसरी से शायद बुखार की दवाई 50 रुपए की मिलती है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट 5,000 रुपए की मुझे एक कंसल्टेशन देता है और वो ये बताता है कि 30 सेशन के बाद आप बेहतर महसूस करें। अच्छा, मुझे नहीं पता इतने कम पैसे कौन ले रहे हैं। 5,000 भी कम है। अच्छा, शायद रेफरेंस है वो 5,000 रुपए इंट्रोडक्टरी फीस, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक तो टैबू भी है ना। टैबू को आप समझ लीजिए, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, तो देखें इस कॉस्ट जो आप दे रहे हैं किसके अगेंस्ट दे रहे हैं। बट सर जो फाइनेंशियल क्रंच और सिचुएशन है उसमें यू कांट टेक आउट लाइक 30,000 पर मंथ जस्ट फॉर योर सेशन। और आई अंडरस्टैंड आप कोई ऑल्टरनेट आसान तरीका बताएं, कोई मरियम नवाज की पॉलिसी दें। वो तो वही दे सकती हैं, मैं नहीं दे सकता। मेरे ख्याल में अगर वो सुने इस पॉडकास्ट को तो उन्हें चाहिए कि इस तरह के इंतजाम करें। वो गवर्नमेंट पर में लोग- तो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, दे आर टेरेबल, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वो डॉक्टर भी आपको ये बताते हैं कि शाम में हम वहाँ बैठते हैं तो आप हाँ, वो भी सारे हर शोबे के साथ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक्सपर्ट के अलावा और कोई नहीं है, और अगर आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं तो वो कमेटी डालें, कुछ करें, एक्सपर्ट को दें। मैं तो आपसे यस कर सर यू हैव बीन डूइंग इट सिंस सो लॉन्ग, आई वुड हियर इट फ्रॉम योर साइड कि अगर हम कोई लाइजॉन ऐसा बनाने में कामयाब हो जाएं तो क्या उसका हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे बनना चाहिए, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर जो जितनी जदीद तहकीक हो रही है, अगर हमारे जो डिपार्टमेंट जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, इनका जो लास्ट ईयर है ये सारा लास्ट ईयर इसी के ऊपर होना चाहिए। उनकी इंटर्नशिप हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए कि वो अच्छे लिसनर हैं, एम्पथाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यकीन कीजिए जितनी तादाद भी अब साइकोलॉजिस्ट निकल कर आ रहे हैं वो एक बेहतरीन तरबियतगाह बन जाएगा। और हुकूमत अगर इसमें किरदार अदा करे कि उनके ऊपर 1 साल की पाबंदी हो कि वो बेहतरीन लिसनर बनेंगे 1 साल में और लोगों को हल देंगे अपनी उसके बेस पर जो वो सीख के बैठे हुए हैं, तो फिर वो आसान हो जाएगा। फिर शायद 500,000 में भी हो। डिप्रेशन पे जब भी बात होती है, मेरा आखिरी सवाल है, वैसे तो इस पे बहुत बात हो सकती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि फीडबैक के बाद हम इसको एक एक्सटेंसिव सी चीज़ बनाएं। डिप्रेशन पर जब भी बात हुई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी कैंपेन आई उसमें एक्सपर्ट्स ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी सिम्त मुतय्यन नहीं हो सकी। और मैंने देखा कि जब डिप्रेशन पर लोगों ने कहना शुरू किया कि बात करें और ये डिप्रेस हो सकता है, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आई तो लोगों ने उसको लेम एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया, सेल्फ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। मुझसे गोली चल गई, मैं परेशान था, मैं आइस का नशा कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान था। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक तो इसको इस तरह से जस्टिफाई किया भी नहीं जा सकता। देखिए, बुनियादी तौर पर जब आप किसी चीज़ को बतौर एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो दुरुस्त भी हो तो वो गलत हो जाती है। आप उसे बतौर एक्सक्यूज़, क्योंकि बहाना तो बहा के ले जाता है, वो आपको भी, आपसे जुड़े लोगों को भी। तो जब डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, ये एक हकीकत है, हमें इसको बतौर हकीकत तस्लीम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि इसे हम बतौर एक्सक्यूज़ इस्तेमाल सर करना कौन शुरू करें। शख्स डिप्रेस होता है? सब होते हैं, जो नहीं होता व्हाट इज यू नो द बेसिक थिंग कि मैं रिकग्नाइज कर सकूं, एक आम बंदा रिकग्नाइज कर सके कि ये डिप्रेशन आप जब बगैर किसी वजह के आपको लगे ना आप उदास हैं, आप परेशान हैं, या आपको अच्छी नींद नहीं आ पा रही है, या आपको अचानक आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप किसी की बात सुनने के दौरान या आप उससे उलझ पड़ते हैं, या आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तो ये सब उन निशानियों में से एक निशानियाँ हैं कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस है। और डिप्रेस होता है कि किसी न किसी इमोशन को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तभी जाकर आप डिप्रेस होते हैं। और जब उस इमोशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैनेज करना आपको आता नहीं, दबा आप उसको रहे, तो वो किसी न किसी शक्ल में निकल कर आएगा। कभी आपकी नींद को जाके ख़राब कर देगा, कभी आपके रवैये को It's more like a virus that is like moving around your body. देखिए मोहतरमा, आप किसी बात पर मुझसे गुस्सा करें, अगर मेरा आप पे बस नहीं चलता तो जिन पे चलता है मैं तो जाऊंगा उनके पास। तो इसी तरह से तो ये फैलता चला जाता है और गुस्सा निकलता उस पे जिस पे बस चलता है। जनाब, तो जैसे कैंसर आपके सेल्स को डिस्टर्ब करता है और फिर वो अनकंट्रोल डिवीजन में चला जाता है, तो आज के डिस्कशन के बाद मुझे समझ आई है कि डिप्रेशन भी आपके तमाम इमोशंस को डिस्टर्ब करने के साथ साथ आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करता है, और उससे जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपके आसपास वाले, आपका वर्क कल्चर, आपका पर्सनल सर्कल तमाम डिस्टर्ब होता है। आज से मैंने तो ये सीखा है कि गुस्से को या किसी भी इमोशन को एक्सेप्ट करने के बाद मैनेज करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्योंकि कई साल जो आपने गुस्से के तौर पर जिस इमोशन को लिया, हो सकता है वो कोई दुख हो, तो उसको रिकग्नाइज़ करना, डायग्नोज करना। और सर की तो यही सजेशन है कि एक्सपर्ट के पास जाएं,
लेकिन मैं गवर्नमेंट से आज अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई ऐसे क्लब्स बना दें, कोई जितनी भी एनजीओज़ हैं मिलकर कुछ ऐसा कर दें कि लोग इस फैसिलिटी को कम पैसों में या अपनी इस्तात के मुताबिक हर शख्स, क्योंकि आज तक ये एलिट्स के पहुंच में तो है और ये फैशन है टू कंसल्ट एक्सपर्ट, लेकिन इसको नीचे वाली सतह पे इसलिए आना चाहिए क्योंकि हर शख्स कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। अपनी बात करें ज़रूर, लेकिन किसको कितनी बतानी है, चैट जीपीटी के अलावा भी आपके पास कितने लोग हैं और वो लोग कौन हो सकते हैं, ये सारी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मेरी टेक सिर्फ यही है कि अपने आप को सिर्फ डिप्रेस समझकर, अपने आप को काबिल रहम समझकर सोसाइटी पर बोझ मत बने, बल्कि अपने आप को मैनेज करके दूसरों का सहारा भी बने और बगैर टोके सुनना शुरू करें। थैंक यू।